चलो let us start. Now for regression part, half of the part is already done. Second half of the chapter, there are certain points. Now क्या होगा कि अब आपके पास इक्वेशंस दे देंगे क्वेश्चन में, रिग्रेशन इक्वेशंस दे देंगे एंड इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है बहुत सारी चीजें, जैसे कि बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, एक्स बार, वाई बार, आर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. तो उसके लिए सारे पॉइंट्स हैं. तो पॉइंट्स अगर आपने नहीं लिखे तो प्लीज लिख देना. मैं पॉइंट्स डिस्कस करते जा रहा हूं. सबसे पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x. अच्छा, y ऑन x का यूज कब करते हैं? टू फाइंड y इक्वल टू समथिंग x प्लस और माइनस समथिंग, और x के आगे जो भी रहेगा वो ऑलवेज बी वाई एक्स होगा, फिक्स. एग्जाम्पल, y इक्वल टू 0.43x प्लस 8, और बोल दिया है क्वेश्चन में, बोलना जरूरी है कि ये कौन सा इक्वेशन है. ये बोल दिया कि दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x. तो आप रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x को कन्वर्ट करोगे y सब्जेक्ट में, ये फॉर्मेट में लिखोगे एंड x के आगे जो भी नंबर रहेगा x के आगे, दैट इज कॉल्ड एज बी वाई एक्स. तो इन दिस केस बी वाई एक्स इज 0.43. क्लियर? ये स्टैंडर्ड फॉर्म था y सब्जेक्ट में. नाउ दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ y ऑन x. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स y सब्जेक्ट. बताइए इसका y सब्जेक्ट क्या होगा? y इक्वल टू -5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4. क्लियर है ये? तो माई बी वाई एक्स इन दिस केस इज -5/4. Done. We get by(x) from regression equation y on x. ये फिक्स है कि आपको by(x) मिलेगा y on x में से ही. क्लियर है? तो by(x) we get by(x) from regression equation y on x. अब वो कैसे मिलेगा? तो आफ्टर कन्वर्टिंग दैट इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज y सब्जेक्ट. क्लियर है? तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट अगर नहीं लिखा रहेगा तो लिख लो. फोटो लेना है जियांश, तो फोटो ले ले भाई तू. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, एब्सोल्युटली सेम वे, बट दिस इज फॉर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई. बोलवानी जरूर है कि समझी गया छो? आगे बढ़ो. थर्ड पॉइंट, आर क्लियर. अच्छा, आर के लिए पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है? इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, आर इज पॉजिटिव. बोथ आर नेगेटिव, आर इज नेगेटिव. इन शॉर्ट, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर सबकी साइन सेम होगी. एक प्लस तो सारे प्लस, एक माइनस तो सारे माइनस. फिर आपको बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई के ऊपर एक कंडीशन जो है वो कंडीशन याद रखना है. कंडीशन ये है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी 1 और लेस देन 1. अगर ये मल्टीप्लिकेशन 1 से बढ़ गया तो अगर उसका रूट आप निकालोगे तो भी आपको 1 से ज्यादा आंसर मिलेगा. एंड आर कैन नेवर एक्सीड 1, ये आपको मालूम है, बराबर है? तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है दोनों के बीच में. प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशन है, इंडिविजुअल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं. यानी बी वाई एक्स सेपरेट कोई कंडीशन नहीं, बी एक्स वाई सेपरेट कोई कंडीशन, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कंडीशन है. वो मल्टीप्लिकेशन शुड बी लेस देन या तो फिर इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट? उसमें मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो बी एक्स वाई लेस देन 1 होगा एंड वाइस वर्सा, तो ही आपका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट, इसमें अगर मैं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ऑलवेज एक्स बार वाई बार होगा. यानी मुझे एक्स बार वाई बार फाइंड करना है तो बोथ रिग्रेशन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? या तो फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि दोनों के दोनों एक्स बार एंड वाई बार विल सेटिस्फाई बोथ रिग्रेशन इक्वेशंस.
यानी अगर आपने रिग्रेशन इक्वेशन कोई भी है y ऑन एक्स या x ऑन वाई, x बार डाला तो y बार मिलना चाहिए, y बार डाला तो x बार मिलना चाहिए। डन। पॉइंट नंबर 5, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन एक्स आपको दे दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y आपको दे दिया है, और मैक्सिमम दे कैन आस्क द 6 पॉइंट्स। ये 6 चीजों आपको फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, बराबर है। पहला वाला बी वाई एक्स अगर फाइंड करने के लिए बोला तो बी वाई एक्स इज नथिंग बट यू विल गेट इट फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन एक्स, ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। बी एक्स वाई ढूंढना है तो डेफिनेटली विल गेट इट फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, पॉइंट नंबर 2 था। अगर मुझे आर फाइंड करना है तो पॉइंट नंबर 3 है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो एंड सो ऑन। एक्स बार वाई बार फाइंड करना है तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाई एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स ढूंढना है, और उसके सामने स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स या तो स्टैंडर्ड डिविएशन वाई दे दिया है, बराबर है। तो ऑलवेज यूज माय फर्स्ट फार्मूला ऑफ बी वाई एक्स। अच्छा, बी वाई एक्स का फर्स्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, बी एक्स वाई का भी फर्स्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, यानी ये 4 में से 3 चीज अवेलेबल है तो चौथा मिल जाएगा आपको। छठा पॉइंट, इन दिस केस खाली 2 इक्वेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे नहीं कि कौन सा y ऑन एक्स है कौन सा x ऑन y है। क्लियर है। तो इन दैट केस सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच वन इज y ऑन x एंड विच वन इज x ऑन y। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है आपके पास, ये स्टेप्स। ये स्टेप्स अगर करोगे तो आपको आइडेंटिफाई सीधा सीधा हो जाएगा, बराबर है। एक एग्जाम्पल भी लिखा है, बोलो सबसे पहला पॉइंट आता नहीं है, आता है तो बोलने की जरूरत नहीं ना, जाओ आगे। ठीक है, वेरी गुड। कन्वर्ट बोथ द इक्वेशन इन वाई सब्जेक्ट, गेट कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, दोनों कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स कंपेयर करो, कंपेयर करते वक्त नेगेटिव साइन को अवॉइड करना, जो छोटा रहेगा दैट विल बी बी वाई एक्स, एंड जो बड़ा वाला नंबर है उसका उल्टा करोगे विल गेट बी एक्स वाई विथ नेगेटिव साइन इफ एनी, राइट। देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से फर्क पड़ता है, राइट। अच्छा, फॉर्मूला ये रिलेशन है, वो रिलेशन आपको याद रखना है। इन दिस केस डी एन सी क्या है, डी एन सी आर नथिंग बट एक्स माइनस ए अपॉन सी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मैं बोल सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज सी एंड वी कोएफिशिएंट ऑफ वाई, राइट, 1 अपॉन थोड़ी इनवर्स ऑफ दैट सी एंड डी का वैल्यू। क्लियर। ठीक है, बस खत्म। चलो सॉल्व करो सम्स। कितने सम्स हुए थे आपके? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला जो पार्ट है ना, प्लीज आप ये रीड कर लेना, प्लीज ये रीड कर लेना। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने शायद कन्वर्ट कर यानी एक्सप्लेन कर दिया, बट 1-2 पॉइंट्स वहाँ पर ऐसे हैं जो आपको थियोरी पार्ट के लिए याद रखना है, राइट। फॉर वाई ऑन एक्स आपको याद रखना है वर्टिकल डिस्टेंसेस, एक्स ऑन वाई के याद रखना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। ये सारे पॉइंट्स एक बार रीड जरूर कर लेना। चलो, कौन से सम्स हो गए आपके? फर्स्ट डन, सेकेंड डन, थर्ड डन, फोर्थ डन, फिफ्थ डन, हाँ ये भी शायद कर लिया था, राइट। चलो कंटिन्यू आगे 6 ऑनवर्ड्स। ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो मैं करता हूं। चलो हेल्प करूं, एक मिनट। ये 7th वाला तो बोल रहे हैं, दिस वन, तो बेटा दोनों सेम ही तो है। चलो एक मिनट देख लेते हैं। 6th वन, पहले 6 का आंसर बताइए। रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अच्छा, if u is this and v is this, the regression coefficient y on x is 2.4. That means आपको क्या क्या दे दिया, ये सम सॉल्व कर देता हूं मैं। u equal to 2x plus 5 and v equal to
-3y -6, by(x) आपको दे दिया है 2.4 एंड पूछा क्या है, फाइंड आउट bvu, bvu क्वेश्चन मार्क, बराबर है। ऑलवेज कन्वर्ट दिस इक्वेशन on this form, ua equal to x minus a upon c form, and always convert this into v equal to y minus b upon d form, right, where a and c are constant numbers and b and d are constant numbers, u and x are variables, जिसका रिलेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया, राइट। एक चीज इसमें याद रखना कि u के आगे एंड x के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, दे आर कोएफिशिएंट फ्री, बराबर। चलो तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। नीचे कुछ है क्या, तो मैं कंसीडर करता हूं 1 है। मैं x के आगे कोई नंबर नहीं चाहता, बराबर, तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 5/2 अपॉन 1/2। तो क्लियरली पता चलता है बाय कंपेयरिंग दिस वैल्यू इज c, ठीक है। सेम वे इसको कन्वर्ट करते हैं, v इक्वल टू -3y -6 अपॉन कुछ नहीं है तो 1, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय -3, तो y -6 अपॉन -3 अपॉन 1/-3, ठीक है। ये d है, कंपेयर करने पे पता चला ये आपका d है, राइट। अब व्हाट इज योर रिलेशन, ये रिलेशन मैंने यहां पर डिस्कस किया आपके साथ, by(x) is bvu into d by c, तो by(x) is bvu into d by c। अच्छा, ये डायरेक्ट पहले कन्वर्जन कर लो, by(x) into c अपॉन d is bvu, बिकॉज ये कंफ्यूजन होगा फिर 1/3 को उधर कैसे लेके जाऊं, 1/3 2 को कैसे लेके जाऊं, तो पहले c एंड d को मल्टीप्लाई करो, तो देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बोलो by(x) का वैल्यू 2.4 इंटू c का वैल्यू 1/2 एंड d का वैल्यू -1/3 bvu, that I can write down 2.4 इंटू 1/2 इंटू -3/1, बराबर है। आंसर प्लीज, -3.6 है। पूरा सम वापस एक बार चेक कर लो। चलो लिख के हो गया खत्म, -3.6। एथ का आंसर, गिवन फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज y on x। सबसे पहले क्या करूं, y सब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं, तो y सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने पे आई गेट -3x + 13, इसको y सब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं तो -2/5 x + 20/5, ठीक है। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स, एक है 3 और एक है 2/5, राइट। तो कौन छोटा है, डेफिनेटली 2/5 छोटा है, 2/5 छोटा है, दैट मीन्स ये by(x) होगा और ये b, इसका उल्टा विल बी bxy। आपको रिग्रेशन इक्वेशन क्या पूछा है, y on x। y on x आप कहाँ से फाइंड करते हो, फ्रॉम by(x), सॉरी by(x) कहाँ से फाइंड करते हो, फ्रॉम y on x। तो डू एग्री, यही आपका रिग्रेशन इक्वेशन y on x होना चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन इज योर y on x, क्लियर। बहुत ही फास्ट होता है ये, बहुत ही फास्ट। 9th वाला, if y equal to this regression line of y on x and arithmetic mean is -1, तो what is arithmetic mean of y, सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट, आंसर प्लीज 1।
चल, ये क्या तू बोल रहा है अलग है भाई? सेम तो है, मैं वही तो बोला सेम है पॉइंट, बराबर। डेफिनेटली यू कैन डू दिस सम, इट इज एब्सोल्युटली सेम एज 7 सम। चलो 10th का आंसर प्लीज। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स? प्रोडक्ट शुड बी लेस देन यूनिटी। रिग्रेशन लाइन ऑफ y1x इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया। y1x के लिए क्या याद रखना है? देखो यहाँ पर है ये पॉइंट, जरा ध्यान दो, राइट। y1x के लिए वर्टिकल डिस्टेंसेस, x1y के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। ट्वेल्थ का आंसर आया क्या? क्या मिला? बी, बबली। नेक्स्ट 13, वन ऑफ विच स्टेटमेंट इज, ये तो सेम सम है, नहीं सेम क्वेश्चन देखो पूछा है, बराबर है, सितंबर 24 में। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोलो क्या? डी। If two regression lines coincide with each other, there is no correlation between it. यानी अगर coincide है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए, बराबर है। प्लीज इसके लिए रीड करना जरूरी है इसको, ठीक है। चलो जाओ आगे, तो चैप्टर खत्म, ठीक है। विल स्टार्ट विथ इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला लिस्ट है, ये सुनो 6 नहीं बुधवा के लिखना है, पक्का? तो सीधा सम पे जाऊं, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये चैप्टर में आड़ा टेढ़ा पूछते रहते हैं इंडेक्स नंबर में, तो उसको ज़रा, ये इसमें टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ये टेस्ट वाला पार्ट बहुत ध्यान से करना है। ये टेस्ट वाला पार्ट कर दूँ, पहले डिस्कस कर दूँ। ये टेस्ट वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है बस, यानी आप समझो ना कि आपका इंडेक्स नंबर का वेटेज अराउंड 4 मार्क है, तो आपका 1 मार्क का सम तो आप कंफर्म समझ के चलो ये टेस्ट में से होगा ही होगा, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ठीक। चलो 4 टाइप के टेस्ट हैं। एक यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट। यूनिट टेस्ट, हर एक के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? कंडीशन, कि वो टेस्ट की कंडीशन क्या है। दूसरा क्या याद रखना है कि कौन से ऑथर्स या इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज ये वाली टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड तीसरा वाला क्या याद रखना है? कौन कौन स्पेसिफिकली नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। जैसे मैंने बोला कि अगर ये 7, 6 जन, 8 जन बैठे हो, राइट, आप उसमें से ये एक स्पेसिफिकली ये टेस्ट को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका ये मतलब हो कि बाकी सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये याद रखूंगा स्पेसिफिकली कि जियांश नहीं कर रहा है, समझे? दैट पक्का? चलो, तो पहला वाला टेस्ट, फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स।
यानी आप जो भी इंडेक्स नंबर लेके आते हो उसके पीछे यूनिट नहीं लगाना है, यानी सेंटीमीटर रुपीज ऐसा नहीं लगाना, इट शुड बी यूनिट फ्री इन विच प्राइजेस एंड क्वांटिटीज आर गिवन। यही एक कंडीशन है, दैट्स इट। सेटिस्फाई यूनिट, कौन कौन सेटिस्फाई? ऑल फॉर्मूलाज एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज दिस टेस्ट। सिंपल एग्रीगेट कौन कौन डू नॉट सेटिस्फाई, तो सिंपल एग्रीगेट नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहे, खत्म, इतना याद रहेगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन इज दिस, P01 यानी क्या है ये? प्राइस इंडेक्स बेस टू करंट। बेस टू करंट का मतलब समझो मुझे 2005 एंड 2007 का डेटा दिया है, तो इसको मैं बेस बोलूंगा और उसको मैं करंट ईयर बोलूंगा, राइट? तो मुझे 2007 का इंडेक्स फाइंड करना है यूजिंग 2005 एज बेस, दैट इज कॉल्ड एज बेस टू करंट। इनटू प्राइस इंडेक्स करंट टू बेस। करंट टू बेस का मतलब मुझे इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 2005 का, टेकिंग 2007 एज बेस, समझिए, यानी करंट को ध्यान में रखे आप बेस का कैलकुलेशन करते, दैट इज कॉल्ड एज करंट टू बेस। डन? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड बी 1, ये कंडीशन है। लेकिन ये फॉर्मूला लेते वक्त क्या ध्यान में रखना है, आपको 100 मल्टीप्लाई नहीं करना है। दिस formula or this condition in which you are using any of the formula, that formula should be without 100। यानी अगर मैं लास्ट प्लेस का फॉर्मूला यूज करता हूं बेस टू करंट वाला, तो फॉर्मूला आपको याद है, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। ये आपका क्या हुआ? P01L हुआ बेस टू करंट यूजिंग लास्ट प्लेस। यानी यहां पर जो 100 मल्टीप्लाई करता हूं ना मैं, वो 100 मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, बराबर है? जस्ट फॉर दिस कंडीशन, राइट? अच्छा, इसका ही मुझे बताइए करंट टू बेस क्या होगा? P10 बोलिए क्या होगा? समेशन 0 के जगह पे 1 लिखना है, 1 की जगह पे 0 लिखना है, दैट मीन्स इट विल बी P0 Q1 अपॉन P1 Q1। 100 नहीं लगाना, बराबर है? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आ जाता है तो मैं लूंगा कि दैट लास्ट प्लेस सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट, जो कभी नहीं करेगा, ये कभी नहीं आएगा लास्ट प्लेस मेथड में, बराबर है? तो कंडीशन क्लियर है? कौन कौन सेटिस्फाई करता है? सिंपल एग्रीगेट ऑफ फॉर्मूला, फिशर्स फॉर्मूला, मार्शल एडवर्थ, वॉल्श एंड केली, ये सब सेटिस्फाई करते हैं। कौन नहीं करता स्पेसिफिकली? लास्ट प्लेस मेथड, पाशेस मेथड, डॉर्बिश बाउली एंड एवरेज रिलेटिव, राइट? ये आपको याद रखना है, कौन करता है कौन नहीं करता स्पेसिफिकली, एंड कंडीशन। जाओ आगे। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कंडीशन इज P01 इंटू Q01, बेस टू करंट प्राइस इंडेक्स, बेस टू करंट क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स आना चाहिए। दिस इज व्हाट समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 का मतलब है वैल्यू इंडेक्स। क्लियर है? ये सेटिस्फाई हुआ डेफिनेटली। यहां पर भी आपको इंटू 100 नहीं करना है। कौन सेटिस्फाई करता है? खाली फिशर, ओनली फिशर सेटिस्फाई, और बाकी के स्पेसिफिकली लास्ट पे पाशे, डॉर्बिश वाले, मार्शल एडवर्थ नहीं करते, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, फिशर अगर आप देखोगे तो इसको भी सेटिस्फाई करता है, ऊपर वाले को भी, यूनिट को भी, टाइम रिवर्सल को भी सेटिस्फाई करता है, एंड फैक्टर रिवर्सल को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसको क्या कहते हैं? फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, ठीक है? यानी वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, बट वो एक जगह पे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। कहां पर? सर्कुलर टेस्ट में। तो सर्कुलर टेस्ट में ध्यान रखना, फिशर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करता, एंड डेफिनेटली लास्ट पे पास है तो कोई भी मेथड को सेटिस्फाई नहीं करते, वो फर्स्ट वाले को छोड़ के। क्लियर है? ये स्पेसिफिक चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्लियर है क्या आपको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या था? बेस टू करंट, करंट टू बेस पे खत्म हो जाता है, अब ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है, इट इज एक्सटेंशन। बेस टू करंट यानी 0 से 1, 1 से 2,
2 से 3 एंड देन फिर 3 से 0, ये सबका मल्टीप्लीकेशन 1 आना चाहिए। तो इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसको एक और मेथड भी कहते हैं, मेथड ऑफ, ये लिख के रखना अगर नहीं लिखा है तो, मेथड ऑफ शिफ्टिंग द बेस। आप हर जगह पे बेस शिफ्ट करते रहते हो, बराबर है। चलो, कौन कौन करता है सेटिस्फाई? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, weighted aggregative with fixed weights, that is Cayley's formula, do not satisfy Laspre, Pache, Fisher, Dorbridge, Baldwin, Marshall। खत्म, जाओगे? चलो, बाकी सारे पॉइंट्स आपको मालूम ही है, कोई तकलीफ नहीं होगी। रियल वेजेस क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म करना, मालूम है ना? अच्छा, ये चैप्टर में थियोरी के ऊपर जरा ध्यान देना प्लीज। ये चैप्टर में यानी आउट ऑफ 4 में बोल सकता हूँ कि अराउंड 2 मार्क का थियोरी पूछ सकते हो, उसमें से 1 मार्क का थियोरी आपका मेथड के ऊपर होगा, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी के ऊपर। तो थियोरी पार्ट के ऊपर ध्यान देना इसके ऊपर। चलो हो जाओ शुरू, एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग। कितने सम्स हैं? 33 सम्स रखे, 33 सम्स। एंजॉय डूइंग। हाँ, तो इजी टारगेट है सबका, और सबका सॉफ्ट कॉर्नर है तेरे लिए। आज तो उसको नाश्ता करवा दे बस, यही बात। पक्षे ले जा उसको आज। अरे वो कराएगा तुझे, हाँ। दिल का अच्छा है वो, ऐसा कुछ नहीं। कितना चल रहा है भाई तुम लोग का पढ़ाई? 100 सम तक पहुंचे मैथ्स में डीडी का कि 40 पे अटके हो कि वो भी नहीं होता है? अभी क्या चल क्या रहा है? आप लोग पढ़ाई किस बात की कर रहे हो? क्या करते हो अभी? कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो? चालू करना है। आप लोग की जान लॉ में अटकी होती है ना। सीधा सीधा सेक्शन तो है, सीधा याद रखने का, उसमें क्या तकलीफ क्या है? चलो पहले का आंसर बताइए, फर्स्ट ए। ठीक है, प्राइस रिलेटिव का मतलब है आई
that is P1 upon P0 into 100. Period of base year which for comparison are required to be made is called period for which, यानी current period. P01 is 1 on 0 होता है. आई होप ये आपको मालूम है. 0 to 1 means 1 on 0, राइट ना. 0 to 1 is same as 1 on 0. P10 120 या तो फिर 0 on 1. क्या हुआ, आया? चलो फोर्थ का आंसर प्लीज. फॉर्मूला क्या लगाओगे? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100. क्वांटिटी इंडेक्स समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100. आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना है, ये सब मालूम ना. इसका भी ए है. वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100. ये आपका वैल्यू, इसका भी ए आंसर है. ऑनलाइन वाले कंप्लीट है 6 तक. ठीक है. और ये मैं अभी से बोल रहा हूं कि एग्जाम में भी 10 क्वेश्चंस होगा जिससे डर लगेगा, नहीं समझेगा, बराबर. ऐसा होगा ही होगा. तो उससे ऐसा मत सोचो पहले 10 ही हो गए समझो. तो ऐसा मत सोचो कि भाई पूरा पेपर खराब है, जिंदगी में मैथ्स कभी किया नहीं है, मैथ्स नहीं आता. ऐसा प्लीज डिप्रेस मत हो जाना, बराबर. वो 10 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे आपको. और इसमें से ऐसे भी हो सकते कि 2-3 क्वेश्चन मैं भी ना सॉल्व कर पाऊँ, बराबर. पॉसिबल है. तो प्लीज जरा रैशनल बन के एग्जाम देना. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यस वही है. देख लेते हैं पहले. इसका तो कोई मतलब ही नहीं है. चलो 7th का आंसर. 7th इज ए. इधर फॉर्मूला भी लिख के दिया हम लोग ने, बराबर. 8th का आंसर ए. 9th भी ए आ रहा है. 9th ये आया. कोई कंफ्यूजन रहेगा तो क्लियर कर लेना. 8th वाला फॉर्मूला फॉर लास्ट फेज क्वांटिटी इंडेक्स, बराबर है. तो सबसे पहले तो लास्ट फेज प्राइस इंडेक्स बताइए फॉर्मूला. इंटू 100. ये आपका फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स बेस टू करंट यूजिंग लास्ट प्राइस इंडेक्स, बराबर. अगर मुझे फाइंड करना है क्वांटिटी इंडेक्स, इफ नथिंग इज मेंशन डेफिनेटली इट विल बी बेस टू करंट ओनली. तो मुझे क्वांटिटी इंडेक्स बेस टू करंट यूजिंग लास्ट प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है. तो P के जगह पे Q लिखना है, Q के जगह पे P लिखना है. बोलिए क्या बनेगा? समेशन Q1 P0 अपॉन समेशन Q0 P0 इंटू 100. ठीक है.
9 तक कंप्लीट हो गया। आप लोग कहाँ तक पहुंचे हो, कौन से वाले सम पे हो अभी? 15। ऑनलाइन वाले कहाँ तक हो? 14th, ठीक है। 12th, 10 के ऊपर ये सब। मैं वेट करता हूँ 5-10 मिनट का। पॉसिबल रहेगा तो सैम्पलिंग भी आज ही खत्म कर देता हूँ, बराबर आपका। चलो 10th का, थियोरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, बट इन प्रैक्टिस मोस्टली अरिथमेटिक मीन इज यूज। यस, करेक्ट है। कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर डैश इज यूज। बोलो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब का कॉस्ट ऑफ लिविंग, पूरा चार्ट आपको बना के दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंज्यूमर इंडेक्स, या तो फिर जनरल इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सबका मतलब एक ही है। बोल आंसर। लास्ट प्रेस मेथड आप यूज करते हो उसमें। 12th, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, बताइए आंसर। ये आपका P0 दिया है, Q0 दिया है, और ये P1 दिया है, बराबर है। तो पहले तो आई फाइंड करोगे, आई में से, हाँ सॉरी, इसमें तो लास्ट पे मेथड क्वांटिटी दे दिया, बराबर, क्वांटिटी ऑफ करंट। तो आपका सीधा सीधा लास्ट पे मेथड होगा P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। इसमें आपका वेटेड रिलेटिव मेथड यूज होगा, समेशन WI अपॉन समेशन W, ठीक है। बोलो 12 का आंसर 160, 13 का आंसर 18, चलो 14 सम करो। 16,000 आ रहा है, ठीक है। 15th वाला सम, 15th वाले सम में जो डाउट है जिसको भी, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹5 पर यूनिट इन 1990 टू 7.5 पर यूनिट इन 1995। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं एंड देन क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। प्राइस 1990 से 1995 में कितना बढ़ा है? 5 रुपये से 7.5 रुपये हो गया, बराबर। And the quantity consumed decreases from 120 units in 1990 to 90 units in 1995। यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है? इट इज यूनिट्स, 120 यूनिट्स से कितना? 90 यूनिट्स। तो एक जगह पे रिडक्शन है, एक जगह पे इंक्रीज है। पूछा क्या क्वेश्चन में? The price and quantity in 1995 150% and 75% respectively of corresponding price and quantity of 1990। ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये पूरा वाला स्टेटमेंट एक यूजलेस स्टेटमेंट है, रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट 150%। चेक कर लो, 5 का 150% निकालो, 7.5 मिलेगा, बराबर। एंड दिस इज नथिंग बट 75%। अगर मैं 120 का 75% निकालता तो 90 मिलता, बराबर है। यानी पूरा का पूरा रिपीटेशन दिया है, ये पूरा का पूरा रिपीटेशन है, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को परसेंटेज के फॉर्मेट में लिख के। क्लियर है ये? तो उसके बहकावे में आना नहीं है। पूछा गया है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो। प्राइस रेशियो का मतलब होता है P1 अपॉन P0, ये रेशियो है, इनटू क्वांटिटी रेशियो दैट इज Q1 अपॉन Q0। बताइए क्या आएगा? 7.5 अपॉन 5 इंटू 90 अपॉन 120। आंसर प्लीज? 1.125। क्लियर?
बोलिए 16 का आंसर 17 17 सिखाता हूँ, 17 भी अलग है। 16 आया सबको, ऑनलाइन वाले 16 आया सबको? यस, ये 12th स्टैंडर्ड में भी आपने किया हुआ है सेम चीज। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लेना। 16 सम, मैं 17 करता हूं। चलो 17 सम देख लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ रिटेन इंपोर्ट्स, जियांश देख ले भाई 17। टोटल वैल्यू ऑफ रिटेन इंपोर्ट्स इन इंडिया इन 1960 is 71.5 million per month. Corresponding to total for 1967 was 87.6 million per month. यानी आपका वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बढ़ रहा है 71.5 से 87.6। Question number 16, value 1960 में कितना था एंड 67 में कितना था? 71.5, 87.6, ये आपकी वैल्यू है, बराबर है। आगे द इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी। इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम of retained import in 1967 compared with 1960 which is 100 was 62। यानी अब यहां पर वॉल्यूम में रिडक्शन है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी में कितना रिडक्शन है? अगर 1960 में 100 था तो ये खाली 62 बचा है, बराबर है। दैट इज डेफिनेटली रिडक्शन आपको दिख रहा है। अब कुछ ऑब्जर्व करके मुझे बताओ, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वैल्यू, वॉल्यूम एंड प्राइस? तो मैं बोल सकता हूं कि वैल्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो व्हाट इज योर प्राइस का फॉर्मूला? प्राइस इज वैल्यू अपॉन क्वांटिटी। अब ये जरा ध्यान से चेक करो, मुझे प्राइस अभी लिखना है। प्राइस बोलो 1960 की प्राइस क्या होगी? 0.715 बराबर है 0। और इसका प्राइस क्या होगा? 87.6 डिवाइड बाई 62, 1.412। अच्छा एक मिनट सुनो, अभी ये क्लियर कट, ये डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो इट्स वेरी मच क्लियर और विजिबल है कि आपका क्वांटिटी घट रहा है, बट उसके सामने अगर आप देखो तो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। 71 पैसे का बन चुका है वो 1.41 रुपीज, बराबर है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है मुझे। तो क्वांटिटी घटने पे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, दैट्स वाई क्वांटिटी घटा रहेगा। और ये इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि आपका वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, बराबर। वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, वो दिख रहा है आपको। पूछा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज प्राइस इंडेक्स पूछा है आपने, जो कैलकुलेट किया दैट वाज प्राइस। अब मुझे प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है फॉर रिटेन इंडेक्स, ठीक है। बेस क्या लेना है? 1960 को बेस लेना है, तो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बेस ईयर ये 100 लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
मुझे ये मिल जाएगा, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 200 के आजू बाजू होगा, बिकॉज पता चला है कि आपका डबल हो गया प्राइस। क्या मिला? 197.61 खत्म। 197.6 बी आंसर, बबली। क्लियर हो गया? खुशी हाँ नहीं बोला। ठीक है, क्या हुआ? पूछना है कुछ? कहाँ तक खत्म समझ में आ गया? प्राइस तक क्लियर है? आपको प्राइस इंडेक्स पूछा है, टेक इन 1960 एज बेस, तो मुझे यहां पर 100 लिखना है इंडेक्स में। प्राइस, मुझे प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, प्राइस में से प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, बराबर है? प्राइस इंडेक्स के लिए आपको बेस लेना है 1960 को, तो उसके सामने मैंने 100 लिखा और ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो खाली। 100 इंटू 1.412 डिवाइड बाय 0.7150। ये दिख ही रहा है ना कि डबल जैसा हो रहा है, डबल के आजू बाजू है, बराबर है? तो डेफिनेटली अगर 100 होगा आपका इंडेक्स, बेस ईयर का इंडेक्स 100, तो 200 के आजू बाजू होगा। अरे भाई मैं लिख के देता हूं, तू चिंता मत कर, क्रॉस मल्टीप्लाई खाली करना है। 1.412 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.7150 इक्वल टू, कैलकुलेटर पे क्या बटन दबाना है वो भी लिखू क्या? चलिए भाई, कहां तक पहुंचे अभी? आगे कंटिन्यू करो 18 ऑनवर्ड्स। टाइम देता हूं 5 मिनट का और। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला देख ले ओए, लिंक रिलेटिव पूरा डिटेल में समझा देता हूं। year, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Price 71.6, 73.4, 78.9, 80.402, 86.17 एंड 89.12, बराबर? ऐसा कुछ दे दिया आपको। आपको फाइंड करना है लिंक रिलेटिव। तो लिंक रिलेटिव इज
2001 के ऊपर कोई नंबर है क्या? तो वो तो 100 ही होगा, बराबर। स्टार्ट विथ 100। दूसरे साल का लिंक रिलेटिव ढूंढना है तो आपको करना है दिस अपॉन दिस इंटू 100। फिर नेक्स्ट ईयर का ढूंढना है तो दिस अपॉन दिस इंटू 100। यानी आपको बेस शिफ्ट करते करते जाना है, बराबर है। P1 अपॉन P0 इंटू 100 आप बोल सकते हो, राइट। चलो बोलो, पहले का क्या मिला? 73.42 इंटू 73 पॉइंट मैं लिख के देता हूँ, 73.42 डिवाइड बाय 71.61 इंटू 100, 110.52. Next, please. This 78.93 divided by 73.42 into 100, 0.50 करते जाओ ऐसे, दैट इज लिंक रिलेटेड। उसके बाद क्या मिला? 3. हो गया खत्म। फिर एक चेन बेस्ड इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट है, बस ये हो गया खत्म। करना कुछ नहीं, फॉर्मूला खाली, बराबर। पूछा रहेगा ना आपको किसी, समझो कि 2003 का पूछा है लिंक रिलेटिव क्या है, तो आपको आंसर देना है। चेन बेस्ड इंडेक्स, इसको आप सीबीआई भी बोल सकते हो, सीबीआई, ठीक है। चेन बेस्ड इंडेक्स इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव of current year upon CBI of previous year into 100। ये आपका फॉर्मूला है। पहले साल का लिंक रिलेटिव विल बी, यानी आपको ये सीबीआई ढूंढना, बराबर है। पहले साल का लिंक रिलेटिव विल बी 100, ठीक है। दूसरे साल का यानी 2002 का बताओ, हाउ टू फाइंड सीबीआई, क्या लिखो? जी अंश बोल भाई। व्हाट इज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, यानी 2002 का क्या लिंक रिलेटिव है? 102.52। व्हाट इज प्रीवियस ईयर सीबीआई? 100 अपॉन 100, तो आपको वो ही मिलेगा नंबर 102.52। हाँ बोला हाँ। अब 2003 का लिंक रिलेटिव आप कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज करंट ईयर्स सीबीआई, करंट ईयर्स लिंक रिलेटिव? 107.50 इंटू व्हाट इज प्रीवियस ईयर सीबीआई? 102.52। ये वाला देखने का, ये वाला प्रीवियस ईयर सीबीआई अपॉन 100, बोलिए 110.209, तो 21 लिखूं क्या? चलो जियांश नेक्स्ट का बोल बता, कैसे लिखूंगा? व्हाट इज 101.89 इंटू, अरे ये बेटा ये लेने का, सीबीआई लेने का ना फॉर्मूला, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ अपॉन सीबीआई, मैंने ऊपर गलत लिखा है। ये कैलकुलेशन कैसे किया वो बताइए, इंटू अपॉन 100 किया है ना? हाँ ठीक, तो ये अपॉन 100 इधर आएगा और ये
प्रीवियस ईयर्स, सॉरी, CBI ऑफ प्रीवियस ईयर। चलो ठीक, बोलिए नेक्स्ट, इसका क्या आएगा? इंटू 110.21 अपॉन 100। आंसर प्लीज। 112.29। ठीक है, कर लो, कंटिन्यू करता हूँ, करो। करना ही पड़ेगा। 120.32। नेक्स्ट 124.43। डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट कैसे करेगा? हाँ, करो ना, टाइप करो 100 डिवाइड बाय 71.61 इंटू क्या, इंटू अब टाइप करो 73.42 इक्वल टू क्या मिला? 102.52 मिला। अब टाइप करो 78.93 इक्वल टू 110.21 मिला। 22 या 21, राउंडिंग ऑफ एरर हो सकता है, यस। टाइप करो 80.42 इक्वल टू 112.29 मिला। अरे समझा? तो एक शॉर्टकट है इसमें, ये शॉर्टकट बता देता हूँ। व्हाट इज दैट शॉर्टकट? यानी ये पूरा CBI ढूंढने के लिए देयर इज नो नीड टू गेट लिंक रिलेटिव फर्स्ट एंड देन गेट CBI। आप प्राइस में से सीधा CBI भी ढूंढ सकते हो। प्राइस में से CBI ढूंढने के लिए क्या करना है? आपको 71.61, 73.42, 78.93, समझो मुझे इसका सीधा CBI ढूंढना है, बराबर है? 80.42। तो आपको क्या करना है? इधर 100 है ऐसे समझ के चलो, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, बराबर है? इसका इतना तो इसका कितना, इसका इतना तो इसका कितना, राइट? यानी आप एवरी टाइम 100 मल्टीप्लाई करोगे, 71.61 डिवाइड करोगे एवरी टाइम फॉर ईच कैलकुलेशन, बिकॉज इसको मैं बेस समझ के चलता हूं। तो व्हाट वी डू, मैं एक कैलकुलेशन पहले कैलकुलेटर पे करके देता हूं। 100 डिवाइडेड बाय 71.61, बराबर है? इसको लॉक कर देते हैं ये वाले पार्ट को, बिकॉज एवरीवेयर मैं दिस अपॉन दिस तो करने ही वाला हूं, और वो लॉक किया हुआ आइटम में सबके साथ अब मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, बराबर है? इंचू इंचू, फिर टाइप करते जाना 73.42 इक्वल टू 78.93 इक्वल टू 80.42 इक्वल टू, आपको आंसर मिलते जाएंगे। ये लिख के रखना तो लिख के रखो। आ रहे ना आंसर्स? हाँ तो बोलो। क्या मैंने चेंज किया? मैंने वो शॉर्टकट बताया ये। दैट इज फॉर लिंक रिलेटिव, नॉट फॉर CBI। मैं खाली CBI ढूंढ, ये CBI का आंसर मिलेगा ना आपको बेटा डायरेक्ट। ये प्राइस है और ये CBI है, तो प्राइस से CBI ढूंढने का डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने बताया। एक मेथड है थ्रू लिंक रिलेटिव, बराबर है, और दूसरा मेथड मैंने डायरेक्ट बताया आपको, ठीक है? लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला फिक्स है, बराबर है? व्हाट इज लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला? लिंक रिलेटिव इज प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये आपका लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला।
चलो कहां तक पहुंचे अभी, सम्स कहां तक पहुंचा? ये लिख लेना प्लीज, मैं वेट करता हूं। बोलो, ये हो गया आपका लिख के। 18 का आंसर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज सर्कुलर टेस्ट, circular test is an extension of time reversal test, circular test is met by C आंसर है, link relative, can I say if A is correct answer, Pn upon Pn minus 1 यानी previous year into 100। 23rd ओरिजिन, ये याद रखने के लिए मैंने बोला था शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है, याद रखना आपको ये। Purchasing power of money is reciprocal of price index, very good। If with rise of 10%, कहां तक वो 25 चल रहा है? ठीक है, मैं वेट करता हूं, आगे के सम्स कंटिन्यू करो, 25 से लेके 33 तक। If with rise of 10% in prices of wages are increased by the wages are increased by 20%, then the real wage increased by less than 10%, very good। ठीक है, तेरे पास रियल वेज का फॉर्मूला है, बोलिए क्या है रियल वेज का फॉर्मूला? ईयर, देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इनकम, बराबर है। यहां पर इनकम क्या है? वेजेस। आपको रियल इनकम मिल जाएगा, दैट इज रियल वेज। ये बेस ईयर, ये करंट ईयर। क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ if with rise of 10% in prices, 10% in prices यानी खर्चे की बात की है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, बराबर है। तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ रहा है 10% से, यानी 100 था, अब बन गया 110, ठीक है। अब द वेजेस आर इंक्रीज बाय 20%, यानी आपका जो वेजेस है यानी इनकम वाला पार्ट है, इनकम वाला, वो 20% से बढ़ रहा है, तो 100 और ये 120 हो गया, बराबर। बताइए व्हाट इज रियल इनकम? इनकम अपॉन इंडेक्स,
चलो 26 का आंसर बताइए। 26। आई होप ये लेस देन 10% क्लियर हो गया। लेस देन 10% क्लियर हो गया। चलो आंसर बोलते जाओ। 26 बबली 100 का 250 हो गया, दैट मीन्स 150% से इंक्रीज हुआ। ये 125 टाइम्स बड़ा है, तो डेफिनेटली अब आंसर रखा 225 होगा। 100 का 125 टाइम्स बढ़ना, यानी 100 में 125 बढ़ना, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। नेक्स्ट 28 का ए आया कंफर्म। जी आंच का थोड़े से तो नहीं पता चला उसको, तो करो। एक मिनट लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25। के माँ 25 में? हाँ बोलो। प्राइस એટલે શું? खर्चा ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या इंडिकेट करते हैं? खर्चे को इंडिकेट करता है ना। एक इनकम का इंक्रीज और एक सामने खर्चे का इंक्रीज है, बराबर। चलो 28 वाला जरा नहीं आया रहेगा तो ध्यान दो। नेट मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय वॉज 800 इन 1980। इन 1980 में कितना कमा रहा था? 800 रुपया। ये इनकम है। डियरनेस अलाउंस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वॉज 116.19, यानी ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। ये कितना है? 160 है, बराबर है। इट राइजेस टू 200 इन 1984, यानी 1984 में इट राइजेस टू का मतलब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ के 200 हो गया है, समझाइए। इफ ही हैज टू बी राइटली कॉम्पनसेटेड, यानी रियल इनकम फॉर बोथ द ईयर्स आर सेम। whenever रियल इनकम फॉर बोथ द ईयर्स आर सेम, आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। बताइए इनकम क्या होनी चाहिए? अब 1000 रुपीज की इनकम होनी चाहिए, बट डू यू एग्री वो 1000 रुपीज में से 800 रुपए तो ऑलरेडी वो कमा ही रहा है, तो उसको और 200 रुपए एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा एज अ डियरनेस अलाउंस, बराबर। तो 200 रुपए आंसर। ओ माता जी 1980 में तेरा इंडेक्स 100 है, हाँ बोल हाँ। अब इसको मैं बोल रहा हूं कि वो 125 टाइम से बढ़ रहा है, तो इसमें 125 बढ़ा के 1984 का इंडेक्स क्या लिखेगी? 225 लिखेगी ना। तो ये मैंने मल्टीप्लाई तो किया, 100 को 125 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 100, तो 125 मिला। 125 का इंक्रीज हुआ, 125% से बढ़ा, तो मैं बोलूंगा 125 टाइम्स बढ़ा। ये ना 125 टाइम्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 1.25 टाइम्स होगा शायद। 1.25 टाइम्स या तो फिर 125% होगा, बराबर। इसकी बात बराबर है। 125 टाइम्स नहीं होगा, इट शुड बी 1.25 टाइम्स होगा, बराबर। या तो फिर 125%। तो 100 का 125% यानी 125 आएगा, और वो 125 से बढ़ के अब नाउ 225 है, 1.25 टाइम्स होगा, बराबर। नहीं तो 125 मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, बहुत बड़ा नंबर आता है। चलो जाओ आगे। 29 वैल्यू इंडेक्स इक्वल टू, आंसर प्लीज। ये देखो सितंबर 24 के सम्स है, सितंबर 24 के सम्स। सी आंसर
ड्यूरिंग सर्टन पीरियड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज फ्रॉम दिस टू दिस, डी। लॉस बाय 50 है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो टेस्ट वाला एक सम आया, देखो टेस्ट वाला सम इधर भी, which one of the following tests adequate is concerned with measurement of price changes over the period of years when it is desirable to shift the base, यानी ये shifting the base वाला पार्ट है। आंसर प्लीज, सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, आंसर प्लीज 3000, यानी ये रियल इनकम के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, एक आपके टेस्ट के ऊपर सम क्वेश्चन है, और बाकी टेस्ट के ऊपर भी देखो 2 क्वेश्चन है। आंसर प्लीज, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशू। फिशू तो सबको करता है, सर्कुलर को खाली नहीं करता बस, और लास्ट मेरे पास है किसी को नहीं करता है, वो पहले वाला छोड़ गया। डन। तो विद दिस इंडेक्स नंबर खत्म। जाओ 4-5 मिनट के लिए घूम के आ जाओ, देन आई विल स्टार्ट विथ सैम्पलिंग। हाँ नहीं, वो लिस्ट आपके पास है, वही याद रखो बस, केलीज नहीं करना है। चार 5 मिनट घूम के आ जाओ, देन आई विल स्टार्ट विथ सैम्पलिंग वाला पार्ट। बराबर है, आज खत्म हो जाए, फिर आपको जरूरत नहीं है फिर मेरी। हाँ, उसमें लिखना नहीं है कुछ, सम्स भी नहीं है उसमें, तो बराबर खाली एक्सप्लेन, ओनली थियरी। सो सकते हैं तो आराम से। सी दिस 7th वाली प्रॉपर्टी, 7th वाली प्रोपर्टी में इफ योर एफेक्ट्स, એટલે મને ક્વેશ્ચનમાં મિસ્ટેક લાગે છે, ક્વેશ્ચન में देयर शुड बी इट शुड बी मेंशन कि आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, बोलना जरूर। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इट इज इवन फंक्शन, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स देन इट इज ऑड फंक्शन। इफ इट इज ऑड फंक्शन देन योर आंसर इज 0, and if it is even function then answer is 2 times f of x. The question of mention કર્યું છે odd function even function, statistical description of data and sampling। वेटेज बहुत ज़्यादा ये चैप्टर का, 9 से 10 मार्क एवरेज काउंट कर लेना। लास्ट अटेम्प्ट में जनवरी में 5 मार्क का सैम्पलिंग पूछा और 5 मार्क का इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, यानी 10 मार्क का वेटेज था, और यूजुअली 8 से 9 मार्क के बीच में आता है। बराबर है, नहीं लास्ट अटेम्प्ट में पता नहीं सैम्पलिंग पे इतना क्या प्यार आ गया, उन लोगों ने 5 क्वेश्चंस पूछ लिए सैम्पलिंग के ऊपर। तो आगे वाला पार्ट तो आपको मालूम है, अरे नॉर्मल बेसिक्स है, तो ये जरा रीड करके ख़त्म हो जाएगा ना आपसे, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है भाई? मैं सीधा सैम्पलिंग वाला पार्ट समझा दो एक बार। सैम्पलिंग पहले तो ये सैम्पलिंग का मतलब क्या है समझो। एक पॉपुलेशन है, ये क्या हो गया भाई? हाँ अभी आ रहा है बराबर। समझो एक पॉपुलेशन, इसमें से एक पार्ट मैं निकालता हूं और उसको आप बोलोगे सैंपल। पॉपुलेशन या तो फिर यूनिवर्स और उसका एक पार्ट है सैंपल। ये सैंपल ऑलवेज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके मैंने एग्जांपल्स दिए थे इफ़ यू रिमेंबर। एग्जांपल में समझो एक राइस से भरा हुआ बैग है, उसमें से आप थोड़ा हाथ डाल के थोड़ा हाथ में ले लेते हो राइस, तो आपके हाथ में जो भी है वो क्या है? सैंपल है। और राइस के बैग में जितना भी है दैट इज व्हाट? यूनिवर्स, या तो फिर पॉपुलेशन।
समझो ब्लड टेस्ट करना किसी का, तो ब्लड टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा ब्लड निकालते हो, दैट इज सैंपल, और उसकी बॉडी में जितना भी ब्लड है दैट इज पॉपुलेशन। ये सैंपल निकालने की प्रोसेस का डिटेल स्टडी इज कॉल्ड एज सैंपलिंग। प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल है, डिटेल स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सैंपलिंग। अब इसमें नोटेशंस आपको अलग अलग याद रखने हैं। कैपिटल एन का मतलब क्या, स्मॉल एन का मतलब क्या? कैपिटल एन मीन्स साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल एन मीन्स साइज ऑफ सैंपल। म्यू का मतलब क्या? पॉपुलेशन का मीन, और ये एक्स बार का मतलब क्या? सैंपल का मीन। यानी अब आपको ऑलवेज दोनों के लिए अलग अलग बोलना है, पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन। अब खाली मीन मत बोलो, अब बाइफरकेट करके बोलो कि किसके बारे में बात करो, पॉपुलेशन के बारे में बात करो कि सैंपल के बारे में बात करो। क्लियर है? देन सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल एस is standard deviation for sample. Then capital P is probability, probability related to population, and small p का मतलब probability related to sample. क्लियर है? ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक तो नोटेशंस एंड सैंपल का मतलब। अब इसमें देखो थियोरी पार्ट में जस्ट रीड दिस मच, दो लाइन जरा रीड कर लो ऊपर का, बाकी का कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, ये रीड करने की जरूरत नहीं, रीड कर लो आराम से। क्या लिखा है? देयर आर सिचुएशंस व्हेन वी वुड लाइक टू नो अबाउट वास्ट इनफाइनाइट यूनिवर्स or population, but some important factors like time, cost, efficiency, vastness of the population make it almost impossible go for complete enumeration. अच्छा, ये complete enumeration का मतलब भी समझना है आपको, of all the units constituting population. complete enumeration का मतलब समझो कि क्लास में 50 जन है, 50 जन, और मैंने कुछ होमवर्क आपको प्रोवाइड किया था कि होमवर्क करके आना। मैं हर एक का होमवर्क चेक करूं, एक एक इंसान का होमवर्क चेक करूं, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एन्यूमरेशन। एक एक यूनिट को आप चेक करोगे, विच इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। होमवर्क चेक करने में 1-1.5 घंटा निकल जाएगा, बराबर है? तो मैं क्या कर सकता हूं, 4-5 बेवकूफ को पकड़ूंगा जिसके ऊपर डाउट है, और मैं उसका ही होमवर्क चेक करूं, उसने किया है कि नहीं किया है, और उसने किया है कि नहीं किया, उससे मैं पूरे क्लास का अंदाजा लगा लूं कि हाँ भाई सबने किया रहेगा, बराबर है? तो जो 4-5 का चेक करता हूं दैट इज कॉल्ड एज सैंपलिंग। सबका चेक करता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एन्यूमरेशन। क्लियर ये चीज? ठीक है। टू गो फॉर कंप्लीट एन्यूमरेशन फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पॉपुलेशन, ठीक है। इंस्टेड, यानी वो करने से अच्छा, वी टेक रिकॉर्ड्स टू सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन and infer any conclusion about the unknown universe on the basis of knowledge from the known sample. क्लियर है? ये जब आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे, ये 4 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने हैं सैंपल सर्वे के। सैंपल सर्वे इज स्टडी ऑफ अननोन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ proper representative sample drawn from it. How can a part of universe reveal the characteristics of unknown universe? The answer to this question, यानी आप कैसे बोल सकते हो कि सैंपल ही पूरे यूनिवर्स को, यानी पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा? तो उसके लिए 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये 4 प्रिंसिपल्स आपको डिटेल में सीखना है। The answer to this question lies in the basic, the principle of sample survey comprising of following components. पहला component क्या है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी।
देन प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। पहले वाला बात कर लेते पहले, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये लॉ को जरा रीड करो, ये क्या कहना क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, if sample of fairly large size is drawn from population under discussion at random, then on an average sample would, ये on an average word होना जरूरी है उसमें, on an average sample would possess characteristics of that population। यानी समझो कि 50 जन का बैच है, 50 जन में मैं खाली 2 का चेक करके पूरा मैं बोल दूं कि ये सब ने किया रहेगा, तो कैन आई से वो रॉन्ग है। यानी सैंपल साइज इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। 50 में से मैं 40 जन का चेक करूं और बोलूं कि, तो डू एग्री, उसका भी कोई मतलब नहीं। 40 जन का थोड़ी चेक किया, तो इट इज ऑलमोस्ट एनुमरेशन हो गया, कंप्लीट एनुमरेशन। तो एक प्रॉपर साइज लूंगा मैं, 5 से 7 लाख या 10 जन, और उससे मैं बोलूंगा बराबर। तो एक कंप्लीट साइज, यानी जैसे जैसे आपकी साइज इंक्रीज होती जाएगी, ऑन एन एवरेज आपको बेटर आंसर मिलते जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, इफ क्या बोला है, if a sample of fairly large size is drawn from the population under discussion at random, then on an average sample would possess characteristics of that population। ठीक है, ये सेंटेंस क्लियर है। The sample to be taken from population should be moderately large, in fact larger the sample size the better the revealing the identity of the population। हाँ ठीक है सर। दूसरे लॉ पे जाऊं, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, द रिजल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम सैंपल्स। अच्छा, ये दोनों रूल आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सैंपल निकालने से पहले की बात है पहला वाला, और दूसरा वाला सैंपल निकालने के बाद का कंक्लूजन है, बराबर, कंक्लूजन के बारे में। द रिजल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम सैंपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स आर लाइकली टू बी मोर रिलायबल, एक्यूरेट, प्रोसाइज एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। ये क्या बोलता है, सैंपल निकल गया, सब कुछ बात हो गया, तो बाद में कंक्लूजन क्या देता है, सैंपल साइज ज्यादा थी, यानी जैसे जैसे आपकी सैंपल साइज बढ़ती जाएगी, द रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट, मोर रिलायबल एंड मोर प्रिसाइज। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द फैक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहां पर। This is direct consequent of the first principle, बराबर। तीसरा, optimization and then validity। Optimization, the principle of optimization ensures that optimum level of efficiency that can at a minimum cost or maximum efficiency given at lower cost achieved with selection of appropriate sampling design। यानी अगर आपकी सैम्पलिंग डिजाइन अच्छी होगी तो आप मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम एफिशिएंसी ला सकते हो। एफिशिएंसी यहां पर क्या है, आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना सैंपल के थ्रू, वो आप अचीव कर सकते हो विथ मिनिमम कॉस्ट। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, वैलिडिटी। द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी स्टेट्स दैट द सैंपलिंग डिजाइन इज वैलिड, यानी आपके वो सैंपलिंग वैलिड माना जाएगा कब, if it is possible to obtain valid estimates and valid test about population parameter। नहीं, जहां तक आपके सैंपल से वैलिड, उसको ही वैलिड मानूंगा वो सैंपल को जो आपके पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, बराबर। 4 पॉपुलेशन याद रहेंगे, 4 बोलो। पहले वाले में क्या याद रखना है, फर्स्ट वाला पार्ट बोलो। जैसे जैसे आपका सैंपल बढ़ते जाएगा, ऑन एन एवरेज वो बेटर रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ेगा इट विल रिवील मोर प्रिसाइज आंसर, वो सैंपल निकलने के बाद की बात है। ऑप्टिमाइजेशन, बोलो। मिनिमम, अगर आपका सैंपल डिजाइन बराबर होगा तो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर पाओगे। एंड वैलिडिटी, आपका सैंपल साइज अगर वैलिड माना जाएगा जगह वो अपने आप को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये खाली रीड करना है आपको। स्पीड, कॉस्ट, क्या बोला है,
कंपैरिजन बिटवीन सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन, यानी कब सैंपल सर्वे एंड एन्यूमरेशन के बीच में स्पीड, कॉस्ट, रिलायबिलिटी का एक कंपैरिजन दिया हुआ है। अच्छा बताइए, स्पीड किस में ज्यादा होगी, कॉस्ट किस में कम होगी, रिलायबिलिटी कहां पर ज्यादा है, एन्यूमरेशन में, मोर रिलायबल, बराबर, इट इज मोर रिलायबल। एक्यूरेसी कहां पर होगी, एक्यूरेसी कहां पर होगी, डेफिनेटली एन्यूमरेशन में एक्यूरेसी होगी। कहां पर, कौन सा पेज नंबर, कौन सा पॉइंट, द डेटा कलेक्टेड इन अ सैंपल सर्वे लाइकली टू बी मोर रिलायबल देन दैट इन कंप्लीट एन्यूमरेशन बिकॉज ऑफ ट्रेन एन्यूमरेटर्स बेटर सुपर, आई डाउट, रॉन्ग है, पॉपुलेशन आएगा। रिलायबल कहां से हो, डेफिनेटली उसमें ही रिलायबल होगा, ये तो सैम्पलिंग है, वो रिलायबिलिटी उसमें कम होती है, रॉन्ग। नेसेसिटी कब पड़ेगी सैम्पलिंग करने की, जब डेटा बहुत ज्यादा होगा, अभी 200 बच्चे हैं तो क्या मैं सबका थोड़ी चेक करूंगा, तो डेफिनेटली सैम्पलिंग ही लेना पड़ेगा मुझे। चलो एरर्स, एरर्स की बात कर लेते हैं। एरर का मतलब पहले तो ये बताइए, एरर का मतलब आप क्या समझते हो, व्हाट इज एरर इन सैंपल। समझो आपने सैंपल का मीन कैलकुलेट किया, एक एग्जाम्पल समझो कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने 10-10 मार्क का एग्जाम दिया, मैं 100 में से एक सैंपल निकालता हूँ, 10 जन का सैंपल निकालता हूँ या 15 जन का सैंपल निकालता हूँ, मैं 15 लोगों का मीन कैलकुलेट करता हूँ मार्क्स का, मुझे 5 मार्क्स मिला है, बराबर है। अब मैं अलग से 100 बच्चों का भी मीन कैलकुलेट करता हूँ, जहां पर मुझे पॉपुलेशन मीन 4.95 मिला है, बराबर है। अच्छा, ये भी आपको मालूम है कि सैंपल रिलेटेड जो भी आप कैलकुलेशंस करते हो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक, क्या बोलते हैं, एंड पॉपुलेशन के बारे में जो भी कैलकुलेशन या एनी मेजर पॉपुलेशन डेटा से आप मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर, बराबर है। तो पैरामीटर का मतलब एनी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेटा, स्टैटिस्टिक का मतलब एनी रिलेटेड मेजर रिलेटेड टू सैंपल डेटा। अच्छा, यहां पर व्हाट इज पॉपुलेशन मीन 4.95, उसको मैं पैरामीटर भी बोल सकता हूं, एंड व्हाट इज सैंपल मीन 5, उसको मैं स्टैटिस्टिक भी बोल सकता हूं। ये दोनों के बीच में आपको कहीं डिफरेंस दिखा गया, मैं म्यो एंड एक्स बार के बीच में एक डिफरेंस देख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज एरर, एरर, ठीक है। ये तो 0.05 का एरर है, समझिए, पॉजिटिव एरर लिखोगे आप ऑलवेज, कोई तकलीफ, जिसको कहते हैं सैंपलिंग एरर। जाओ आगे रीड करो। Error or biases in a survey may be defined as deviations between value of population parameter, deviation का मतलब subtractions, changes, and as observed from sample, it is observed value, clear है ये। सैंपल डेटा का कैलकुलेशन एंड पॉपुलेशन का कैलकुलेशन में जो डिविएशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, दे आर कॉल्ड एज एरर। अब एरर कितने टाइप के, 2 टाइप के एरर, सैंपलिंग एरर भी हो सकता है, नॉन सैंपलिंग एरर भी हो सकता है। सैंपलिंग एरर की बात कर लें, सैंपलिंग एरर सिंस ओनली पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वेस्टिगेटेड, यानी आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन का एक पार्ट ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उसके वजह से जो भी एरर होने वाले हैं दे आर कॉल्ड एज सैंपलिंग एरर।
Sampling error, since only part of the population is investigated in sampling, every sampling design is subject to this type of error. यानी हर एक सैम्पलिंग मॉडल में सैम्पलिंग एरर तो होगा ही होगा. The factors contributing to sampling error are listed below. Error arising due to defective sampling design, error arising out of due to substitution यानी कुछ आपने चेंजेस किए होंगे, error owing to faulty demarcation of units, मार्किंग आपने यूनिट्स मार्क करने में कुछ मिस्टेक किया एंड सो ऑन, राइट. तो इसमें लिस्ट आपको दिया, एक बार रीड कर लेना. फिर नॉन सैम्पलिंग एरर किसको कहोगे? सैम्पलिंग डिजाइन से कुछ नहीं रिलेटेड है, सैम्पलिंग डिजाइन से रिलेटेड नहीं, लेकिन अदर फैक्टर्स जिसके वजह से आपके एरर हो रहे हैं वो अदर फैक्टर्स भी दिख लेते हैं. एज डिस्कस अर्लियर, दिस टाइप ऑफ एरर हैपन्स बोथ सैम्पलिंग एंड कंप्लीट. अच्छा, ये एरर जो आपने नॉन सैम्पलिंग एरर बोला, सैम्पलिंग में भी हो सकता है, कंप्लीट एन्यूमरेशन में भी हो सकता है. मैंने ये होमवर्क चेक नहीं किया बराबर, समझा? होमवर्क किया था लेकिन मैंने चेक ही नहीं किया बराबर, तो उसको मैं बोलूंगा नॉन सैम्पलिंग एरर. कि सैंपल निकालने के बाद भी मैं उसने चेक नहीं किया, या तो फिर कंप्लीट एन्यूमरेशन में भी मैंने चेक नहीं किया बराबर. तो कहना है दिस टाइप ऑफ एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, कैन अराइज इन बोथ, एन्यूमरेशन में भी आ सकता है, सैम्पलिंग में भी आ सकता है. Some factors responsible for this particular kind of biases are lapse of memory, presence of certain digits, ignorance, psychological factors, कुछ भी हो सकता है बराबर. तो यहां तक सब क्लियर है? जाओ आगे. Some important terms associated with sampling. Population मैंने बता दिया, what is population. सैंपल क्या है मैंने बता दिया डिटेल में. पैरामीटर क्या है मैंने डिटेल में बता दिया. स्टैटिस्टिक क्या है डिटेल में बता दिया. वो पहले हुआ करता था, अभी वो फॉर्मूलाज नहीं है आपको. अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर यहां पर रीड करते हैं. साइज है 100 की, यानी पॉपुलेशन साइज इज 100. अब उसमें से छोटे छोटे एक नहीं बहुत सारे सैंपल्स निकाल रहे हो. मैंने समझो 6 सैंपल निकाले बराबर. यहां पर आपका मीन 8 मिला 10 में से. यहां पर आपका, और साइज सबकी सेम रखता हूं, 10-10 की साइज है, सारे के सारे 10-10 के साइज के मैंने 6 सैंपल्स निकाले बराबर है. एंड टोटल पॉपुलेशन 100. दूसरे वाले सैंपल में x बार 9 मिला. तीसरे वाले सैंपल में समझो वापस से 8 मिला. इधर 7 मिला, इधर 8 मिला, इधर 7 मिला. समझिए. अब मैं ये डेटा को, जैसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, वेरिएबल के सामने फ्रीक्वेंसीज डालना, तो यहां पर मैं एक स्टैटिस्टिक है, एक्स बार निकालना मीन्स व्हाट? स्टैटिस्टिक. एनीथिंग रिलेटेड टू सैंपल इज कॉल्ड ए स्टैटिस्टिक. और ये स्टैटिस्टिक यहां पर क्या है? सैंपल मीन. क्या है ये? सैंपल मीन. तो सैंपल मीन का एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूं. इसको कहेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ सैंपल मीन बराबर है. और ये सैंपल मीन को आप क्या बोलोगे? स्टैटिस्टिक. एक टेबल बना देते हैं. हियर विल राइट डाउन सैंपल मीन, दैट इज एक्स बार. बताइए एक्स बार की वैल्यूज क्या क्या है? 7, 8 एंड 9. दैट्स इट.
फ्रीक्वेंसी प्लीज। 7 2 बार आया, ये 3 बार आया, ये 1 बार आया। अच्छा, इसका टोटल क्या रिप्रेजेंट करेगा? कहने से नंबर ऑफ सैंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा, जितने सैंपल्स निकाले थे वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है। तो दिस टेबल इज कॉल्ड एज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ सैंपल मीन। कोई डाउट? क्लियर हो गया? चलो रीड कर लो वो पार्ट। अच्छा, फिर वो स्टैंडर्ड एरर की भी बात कर लेता हूं। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? आपके डिस्ट्रीब्यूशन में देखो जरा, आपका सैंपल मीन का डेटा क्या था? सैंपल मीन का डेटा यानी एक्स बार का डेटा में पहले था 8 9 8 7 8 7। इसका मैं अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस सैंपल मीन, तो इस स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड एरर। क्या बोलना है? वो पहले था वो पॉपुलेशन एरर यानी सैंपल एरर था। ये क्या है? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। क्लियर है ये? चलो अब रीड कर लो पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा पैराग्राफ रीड कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहां तक। बस ऑलमोस्ट है। रीड जरूर करना। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है? क्लियर हुआ? ये आपके डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वेरिएशंस दिख रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक में 8 9 8, इसको मैं बोलूंगा सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ठीक है, जाओगे? क्या बेटा? उसका अलग से मैं चार्ट बना के देता हूँ बस। बस एक ही पार्ट बचा है, वही पार्ट बचा है, दैट्स इट। और फिर ये कहानी बता रहा है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, with replacement, without replacement, order is important, order is not important. फॉर्मूला नंबर ऑफ सैंपल्स का एक फॉर्मूला है n रेज टू n, एंड यहां पर नंबर ऑफ सैंपल्स का फॉर्मूला NCN, बराबर है। जैसे कि एक एग्जाम्पल जिसमें पॉपुलेशन की साइज है 3, डेटा है आपका 2 3 में मज़ा नहीं है,
7, 8 एंड 9, ये आपके एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन में। मुझे अब दो की साइज के सैंपल्स बनाने हैं, सैंपल्स निकालने हैं इसमें से विथ रिप्लेसमेंट करके। एक निकाला, डाल दिया, फिर वापस दूसरा एलिमेंट निकाला। दो की साइज का मुझे सैंपल्स बनाने, तो हाउ मेनी सैंपल्स आई कैन फॉर्म? तो नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी कैपिटल N थीटा, स्मॉल n 2 है, दैट मीन्स 3⁻², 9 सैंपल्स बना सकते हो। बताइए 9 सैंपल्स कौन से होंगे? 7 with 7, 7 with 8, 7 with 9, 8 with 7, 8 with 8, 8 with 9, 9 with 7, 9 with 8, 9 with 9। यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 7 9 को भी लिया है, 9 7 को भी लिया है, यानी आप जो ऑर्डर में लिखते हो दैट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दोनों को आपने कंसीडर किया है, राइट? यहां तक खत्म? ये इतने पॉइंट्स क्लियर है? अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए एक फॉर्मूला है। बताइए यहां पर भी अगर मुझे सैंपल्स निकालने हैं दो की साइज के विथ पॉपुलेशन n इक्वल टू 3, 7 8 एंड 9, एलिमेंट 7 8 एंड 9, बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ samples? That will be 3C2 using formula। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, NCN that is 3C2 that is 3। खाली 3 सैंपल निकाल सकते हो। कौन से 3 सैंपल होंगे? एक होगा 7 के साथ 8। अच्छा, 7 के साथ 7 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज एक ऑलरेडी निकल गया, आप रिप्लेस तो कर नहीं रहे हो, तो वापस 7 निकलने का कोई चांस ही नहीं है। 7 with 7 नहीं आएगा। 7 with 8, 7 with 9, 8 with 9। अच्छा, यहां पर 8 with 7 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो खाली 3 ही सैंपल्स निकाल पाओगे। तो ये क्लियर है? ये लिखना है तो लिख लो, मैं वेट करता हूं। लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ रहेगा आपको बस। जाओ आगे जाओ, लास्ट पार्ट ऑफ सैम्पलिंग चैप्टर। ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, वो विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट अलग था, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी रिलेटेड अलग पार्ट है। देखो क्या क्या 3 टाइप के सैम्पलिंग हो सकते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड मिक्स सैम्पलिंग। ये मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो फटाफट क्लियर हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग वो भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एक मिक्स्ड सैम्पलिंग है एंड परपोजिट और जजमेंटल सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। पहले मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्कस कर लेता हूं, फिर ये मिक्स्ड वाले पे आऊंगा एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर। पहले एक काम करो, नॉन प्रोबेबिलिटी रीड कर लो, एक ही है खाली, तो पहले खत्म हो जाए। जरा फटाफट रीड करो। परपोजिव और जजमेंटल सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रीड कर लो फटाफट। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड solely on discretion of sampler and it applies his own judgment based on his belief, prejudice, whims, enters on selected sample and so on। ठीक है? अच्छा, मुझे समझो कोई सैंपल सिलेक्ट करना है, मुझे इसके ऊपर बहुत प्यार है, बराबर है, तो मेरे जो भी सैंपल होगा मैं उसको तो लूंगा ही लूंगा उसमें, ऐसा समझिए। तो
तो ये मेरे ऊपर पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पर्पसिव जजमेंटल सैंपलिंग। क्लियर? एंड इट इज प्योरली सब्जेक्टिव इन नेचर। चलो अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें सुनो ना, 20 मार्कर्स है मेरे पास, सारे के सारे ब्लू कलर के, और मुझे उसमें से 5 मार्कर को सिलेक्ट करना है, बराबर है? तो अब हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा सिलेक्ट होने का? 1/20। अरे वो सिलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, सो तो दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज कॉल्ड एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसके साथ हर एक प्रोडक्ट के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी जुड़ी हुई है। अब खाली काम करो, इतना रीड कर लो, यहां से लेके यहां तक। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। एंजॉय डू। पॉपुलेशन आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सैंपल साइज नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड नॉट हेट्रोजेनियस, यानी ये नॉट हेट्रोजेनियस का मतलब अलग अलग वेरिएशंस नहीं होने चाहिए उसमें, बराबर? तो ब्लू बोला तो सब ब्लू, मैंने बोला ब्लू ग्रीन, ये सब मिक्सचर वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है ये चीज? जाओ आगे। ओके। दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब मैं पॉपुलेशन को ही अलग अलग ग्रुप में बांट दूंगा। जैसे कि लिए 20 मेरे पास मार्कर्स थी, 4 अलग अलग कलर के मार्कर्स थे, मैं एक ग्रीन कलर का ग्रुप बना देता हूं, रेड कलर के मार्कर का ग्रुप बना देता हूं, ब्लू कलर के मार्कर का ग्रुप बना देता हूं, एंड ब्लैक कलर के मार्कर का ग्रुप बना देता हूं। सबके समझो 5-5 मार्कर थे मेरे, 4 कलर, हर एक के 5-5 मार्कर्स थे मेरे पास। तो मैंने पूरे के पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, वो ग्रुप को कहते हैं स्ट्रेटा, बराबर है? अब मैं हर एक ग्रुप में से एक एक मार्कर सिलेक्ट करता हूं, बराबर है? तो मेरे पास 4 मार्कर जमा हो जाएगी, तो वो मेरा एक सैंपल बन जाएगा, 4 मार्कर। क्लियर है ये? पक्का? डेफिनेटली हर एक स्ट्रेटा में से जो सिलेक्शन होगा, हर एक में प्रोबेबिलिटी जुड़ा होगा। समझो मेरे पास ग्रीन मार्कर कितने थे? 5, उसमें से मुझे एक सिलेक्ट करना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। तो कहना से इन हर एक ग्रुप वो सैंपलिंग सिंपल भी हो सकता है। चलो अब रीड कर लो ये कब यूज करना स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। रीड करो, फटाफट रीड करना। पॉपुलेशन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सम प्रायर इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, देयर इज नॉट मच हेट्रोजेनिटी, ठीक है ये सब। यहां तक रीड हो जाए तो बोल देना स्ट्रेटा और सब पॉपुलेशंस। चढ़ा चढ़ा जाओ आगे। हो गया खत्म। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, इसके मैंने एग्जांपल दिया था इंडियन आइडल वाला, याद है? सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया के लोग को आप गाना गवाओगे, फिर उसमें से सिलेक्टेड लोगों को मुंबई, फिर उसमें से टॉप 15, टॉप 5, एंड देन एक निकलेगा बाहर, बराबर है? तो ये स्टेज वाइज जो सैम्पलिंग है दैट कॉल्ड एज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। रीड करके खत्म करो। एक सेंटेंस इसमें याद रखना, इट एड्स एडिबिलिटी इनटू सैम्पलिंग प्रोसेस which is lacking in other sampling schemes.
जाओ आगे। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये एक मिक्स्ड सैम्पलिंग है जिसमें प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व है एंड नॉन प्रोबेबिलिटिकल अप्रोच भी इन्वॉल्व है। ये टाइप के सैंपल में क्या करूंगा, समझो 100 आपका पॉपुलेशन है, 100 यूनिट्स है पॉपुलेशन में, तो हर एक के ऊपर मैं नंबरिंग कर दूंगा। अपनी सैम्पलिंग फ्रेम रेडी हो जानी चाहिए, बराबर है। पूरे पॉपुलेशन को मैं नंबरिंग कर देता हूं। फिर 1 to 10 वाले लॉट में से मैं एक मार्कर सिलेक्ट करता हूं। सबको मैंने 100 मार्कर्स को 100 नंबर्स दे दिए। 1 to 10 वाले लॉट में से मैं एक मार्कर को सिलेक्ट करता हूं। कैन आई से दैट सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी इन नेचर। आउट ऑफ 10 आप कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी इन नेचर। फिर उसके बाद मैंने एक रूल बना दिया। रूल क्या, कि हर एक 10 के गैप पे मुझे नंबर लेना है। नहीं समझो बाय चांस मेरा पहला सिलेक्शन था 2 नंबर का मार्कर, तो अब नेक्स्ट आपको सैंपलिंग में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, 12 नंबर का मार्कर, 22 नंबर का मार्कर, 32 नंबर का मार्कर एंड लास्ट वाला 92 मार्कर, यानी 10 का एक सैंपल बन जाएगा मेरा। क्लियर है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व है एंड एक रूल भी इन्वॉल्व है। रूल को मैं बोलूंगा नॉन प्रोबेबिलिटी इन नेचर। इतना रीड करो। It refers to sampling scheme where units constituting sample are selected at regular interval after selecting very first unit at random, बराबर है, that is with equal probability. Systematic sampling is partly probability sampling in the sense that the first unit of the system, systematic sampling is selected probabilistically, and partly non-probability sampling in sense that remaining units of the sample are selected according to fixed rule which is non-probability nature. Clear है ये? यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब याद रखने के लिए क्या क्या याद रखना है, वेरी कन्वीनियंट, सिंपल, लेकिन एक सीवियर ड्रॉबैक है ये सिस्टम में। इफ देर इज अननोन and undetected periodicity in the sampling frame, then the sampling interval is multiple of that period, तो आपका जो सैंपल बनेगा वो एकदम बायस्ड सैंपल होगा। बताइए ये क्या बोला मैंने, अननोन अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी। पहला मार्कर मैंने सिलेक्ट किया था, वो मार्कर समझो रेड कलर का निकला, 2 नंबर का मार्कर रेड कलर का था, बराबर है। लेकिन वो मुझे पता ही नहीं था, अनडिटेक्टेड था, अननोन था कि हर एक में 12 नंबर 22 नंबर हर जगह पे वो लाल मार्कर ही आ रहा है मेरे नंबरिंग में। तो जो 10 आप निकालोगे सैंपल, डू एग्री 10 का 10 रेड मार्कर निकलेगा। तो आपका जो ये सैंपल है ये एकदम बायस्ड सैंपल बन जाएगा। क्लियर है ये? तो अननोन अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी का मतलब क्लियर है। मुझे मालूम ही नहीं था नंबरिंग करते वक्त कि हर एक के वो 12 नंबर 22 नंबर सब रेड मार्कर्स हैं, वो मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये पॉइंट क्लियर है, हो गया पर्पोज। ये तो चलो आंसरिंग दे दो फटाफट, रीड करना तो रीड कर लो एक बार। हाँ आता मैं आता हूँ। ये हो जाए तो आंसर्स दे दो थियोरी क्वेश्चंस के। चलो भाई आंसर्स रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्लीज सी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन एन एवरेज वर्ड होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 3 इनफाइनाइट पॉपुलेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट 4
वेरिएशंस इन वैल्यू ऑफ सैंपल, बराबर है। हाँ सॉरी, स्टैटिस्टिक्स का ना, सॉरी सैंपल का क्या बोल रहा हूँ, ए, राइट। नेक्स्ट वन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक, ठीक है, अपने एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था। छठा, 25 मेंबर्स हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या आएगा 25 C2, दैट इज 25 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 1, आंसर प्लीज 300। A population comprises 5 members. Numbers are all possible sample size 2 with replacement. तो 5 raised to 2 आएगा, 25 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, simple random sampling is probabilistic in nature. Next, which sampling is subject to description of sampler? Purposive sampling. Next, C. याद है ना ये, देर विल बी 3:2, 9 केसेस होंगे, 3:3, 3:6, 3:1, 6:6, 6:3, 6:1, 1:1, 1:3, 1:6, ठीक है। ये चैप्टर में, सैम्पलिंग चैप्टर में अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम साइड पे। प्लीज सारे के सारे सम्स करके खत्म करो, बराबर है। इसमें से मार्क्स जाना नहीं चाहिए आपका, 2 मार्क भी, 2 या 3 जितना भी पूछा ये टाइम। तो नाउ फ्रॉम माय साइड योर सिलेबस कंप्लीट, और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं तो अवेलेबल हूं, मिल जाऊंगा कहीं ना कहीं आपको, बराबर है। तो स्टॉप करें अभी रिवीजन वाला पार्ट आपका मैथ्स का, ठीक है, चलो बाय बाय।